हेलो फ्रेंड्स, आज हम आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जहां ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवाद का प्रतीक है, वहां पर जो आमंड पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वह उत्तर व्यवहारवाद का प्रतीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसका प्रतीक है, उत्तर व्यवहारवाद का। तो जहाँ ईस्टर्न की व्यवस्था सिद्धांत में हम देखते हैं कि जो आमंड और पावेल का जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, ये एक सुधार का प्रयास है, ये एक क्रांति नहीं है, सुधार का प्रयास है। और इसमें संस्कृति पर विशेष बल दिया गया है। जहाँ ईस्टर्न ने समाज पर विशेष बल दिया था, यानी पर्यावरण, समाज को क्या कहता है, पर्यावरण, तो पर्यावरण पर विशेष बल दिया गया था, यानी समाज पर विशेष बल दिया गया था। और यहाँ पर आमंड पावेल के द्वारा संस्कृति पर विशेष बल दिया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं आमंड और पावेल की पुस्तक का। तो आमंड व पावेल की पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, 1966 की बुक है। तो इसमें जो है व्यवस्था सिद्धांत में निम्न सुधार, जो डेविड ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत था उसमें निम्न सुधार करते हुए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो है आमंड और पावेल के द्वारा दिया गया है। तो बुक का नाम ध्यान रखना है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, 1966 की बुक है। ओके, अब हम बात करते हैं जहां ईस्टर्न संरचनाओं पर बल देते हैं, वहीं आमंड व पावेल संरचना की तुलना में किस पर को महत्वपूर्ण मानते हैं, प्रकारों को सॉरी। जहां ईस्टर्न संरचनाओं पर विशेष बल देते हैं, वहां पर आमंड और पावेल जो है संरचना की तुलना में प्रकारों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जो आमंड और पावेल द्वारा राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताते हैं। राजनीतिक विकास की क्या कौन कौन सी, भूमिका, विभेदीकरण, उपव्यवस्था, स्वायत्ता, अभिवृद्धि, सहभागिता। कौन कौन सी विशेषताएं बताते हैं राजनीतिक विकास के आमंड और पावेल, भूमिका, विभेदीकरण, उपव्यवस्था, स्वायत्ता, अभिवृद्धि, सहभागिता। उसके बाद ये कहते हैं कि समान संरचनाएं समान कार्य करती हैं और एक संरचना एक से अधिक कार्य कर सकती है, अर्थात बहु प्रकार्यात्मक हो सकती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि संरचनाएं होती हैं एकल मतलब एकल और बहु प्रकार्यात्मक। तो जो बहुल प्रकार्यात्मक जो संरचनाएं हैं वो होती हैं, और संरचनाएं समान जो हैं वो समान संरचनाएं समान कार्य करती हैं और एक संरचना एक से अधिक कार्य भी कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं जहां ईस्टर्न का आगत व निर्गत दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानता है, वहीं पर आमंड और पावेल जो है उनके अनुसार व्यवस्था आगत वाला भाग जो है वो अधिक महत्वपूर्ण मानता है। देखो, जहां पर ईस्टर्न आगत और निर्गत दोनों को समान मानता है कि जितना आगत का महत्व है उतना निर्गत का महत्व है, लेकिन आमंड व पावेल कहते हैं कि जहां मतलब इनके अनुसार ये कहते हैं जो आगत वाला भाग है, यानी इनपुट वाला भाग है, यानी जिसमें मांग और समर्थन है, वो वाला भाग अधिक महत्वपूर्ण है बजाय किसके, निर्गत के, यानी आउटपुट के। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जहां ईस्टर्न निवेश निर्गत की निरंतरता की बात करते हैं, वहीं आमंड पावेल इसमें संतुलन और साम्यता की बात करते हैं। ये तो क्या करते हैं, जब मतलब निवेश में जब मांग और समर्थन करके रूपांतरण प्रक्रिया में जाते हैं, वहाँ से आउटपुट के रूप में निर्णय और नीतियाँ बनती हैं, फिर वो फीडबैक के माध्यम से समाज में यानी पर्यावरण में जाती हैं, और फिर ये निरंतर फ्लो चलता रहता है, और दोबारा ये जो समाज से जो मांगे आती हैं वो दोबारा मांग बन जाती हैं, फिर वही मांग रूपांतरण प्रक्रिया में चली जाती हैं, वहीं से वापस जो निवेश के माध्यम से या मतलब वहाँ पर नीतियाँ और निर्णय बनते हैं और वापस फीडबैक के माध्यम से समाज में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये निरंतर जो है निरंतरता की बात जो है वो ईस्टर्न करते हैं, और वहीं पर आमंड और पावेल संतुलन और साम्यता की बात करते हैं। ये कहते हैं, जहाँ ईस्टर्न कहते हैं कि ये निरंतर चलता रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो आमंड और पावेल हैं वो ये कहते हैं निरंतर चलता रहना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इन जो मांग है उनके मतलब जितनी मांग उठ रही हैं समाज से, जितनी मांगे आ रही हैं, वो कितनी मांगे उनकी मानी जाती हैं, कौन सी मांगे समाज के हित में रहती हैं, तो उनकी मांग मानने यानी मांग पर कार्य करने और
जो है कितनी मांगे आ रही हैं, तो उन दोनों में संतुलन या साम्यता की बात जो है वो कौन करता है, वो करते हैं ईस्टन। तो ये हमें ध्यान रखना है, संतुलन साम्यता की बात कौन करते हैं, आमंड और पावेल, और ईस्टन जो है वो निरंतरता की बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आमंड और पावेल के अनुसार प्रत्येक व्यवस्था की एक संस्कृति होती है जो व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो आमंड और पावेल क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यवस्था की एक संस्कृति होती है जो व्यवस्था को प्रभावित करती है। और आमंड और वर्बा जो है राजनीतिक संस्कृति को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, तो वो करते हैं, एक तो अमिश्रित और एक मिश्रित। अमिश्रित के 3 रूप बताते हैं, संकीर्ण, प्रजाभावी और सहभागी। फिर मिश्रित जो है इसके 4 रूप बताते हैं, संकीर्ण, प्रजाभावी, प्रजाभावी सहभागी, संकीर्ण सहभागी और नागरिक संस्कृति। तो इस प्रकार से मिश्रित संस्कृति को आमंड और वर्बा जो है वो महत्वपूर्ण मानते हैं बजाय अमिश्रित की। तो ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कौन सी है, मिश्रित संस्कृति। तो आमंड और पावेल जो है प्रत्येक व्यवस्था की एक संस्कृति होती है जो व्यवस्था को, मतलब ये संस्कृति पर बहुत अधिक बल देते हैं, जबकि जो ईस्टन है वो संस्कृति की बजाय समाज या पर्यावरण पर अधिक बल देते हैं, यानी पर्यावरण पर अधिक बल देते हैं और ये संस्कृति पर अधिक बल देते हैं। और ये 2 प्रकार की संस्कृति बताते हैं आमंड और वर्बा, मिश्रित, अमिश्रित, संकीर्ण, प्रजाभावी, सहभागी। अमिश्रित के रूप हैं, मिश्रित के हैं संकीर्ण प्रजाभावी, संकीर्ण सहभागी, प्रजाभावी सहभागी और नागरिक संस्कृति। ओके, अब हम बात करते हैं आमंड और वर्बा राजनीतिक संस्कृति के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं भी बताते हैं। आमंड और वर्बा क्या करते हैं, राजनीतिक संस्कृति, जैसे मैंने बताया संस्कृति के 2 भागों में बताया इन्होंने, अमिश्रित और मिश्रित। अब ये 4 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं भी बताते हैं। तो कौन कौन सी है राजनीतिक व्यवस्था, एक तो एंग्लो अमेरिकन, दूसरी है महाद्वीपीय यूरोपियन, यानी उप संस्कृतियां, शार्ट ध्रुवीकृत जो बहुलवाद है उसमें महाद्वीपीय यूरोपियन। तीसरी है पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, कौन सी है, पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। और 4th है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, कौन सी है, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। तो ये हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी राजनीतिक व्यवस्थाएं बताते हैं, एंग्लो अमेरिकन, महाद्वीपीय यूरोपियन, पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आमंड और पावेल संरचनात्मक विभेदीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं के 3 प्रकार बताते हैं। किस आधार पर बताते हैं, संरचनात्मक विभेदीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं के कितने प्रकार बताते हैं, 3 प्रकार, जिसमें सबसे पहली आदिम राजनीतिक व्यवस्था यानी बहुत प्राचीन काल वाली, उसके बाद परंपरागत जिसको हम पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था बोल सकते हैं, यानी पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था, और 3rd है आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था, यानी जो लोकतांत्रिक देशों में, ठीक है, जहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली है वहाँ ये आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलती है। पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्र और धर्म जाति में देखने को मिलती है, और आदिम राजनीतिक व्यवस्था जनजातीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट इसको अगर हम छोटा छोटा करके टुकड़ों में बांट करके यदि थोड़ा थोड़ा करके अगर स्टडी करेंगे तो ये जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आमंड वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा, मिश्रित, अमिश्रित। मिश्रित के इन्होंने 4 प्रकार बताए, अमिश्रित के 3 बताए। अमिश्रित के 3 प्रकार संकीर्ण, प्रजाभावी, सहभागी, और उसी को डबल करके मिश्रित के इन्होंने 4 रूप बताए, संकीर्ण प्रजाभावी, संकीर्ण सहभागी, प्रजाभावी सहभागी और नागरिक संस्कृति। उसके बाद आमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के आधार पर ही 4 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं बताई हैं, एंग्लो अमेरिकन, महाद्वीपीय यूरोपियन, पूर्व औद्योगिक और सर्वाधिकारवादी। कौन सी है, सर्वाधिकारवादी, एंग्लो अमेरिकन, महाद्वीपीय यूरोपियन, पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। उसके बाद क्या है, आमंड और पावेल की संरचनात्मक विभेदीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं के 3 प्रकार बताते हैं। कौन कौन से, आदिम राजनीतिक व्यवस्था, परंपरागत यानी पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो जो आदिम राजनीतिक व्यवस्था जनजातीय क्षेत्रों में,
पारंपरिक है वो राजतंत्र, धर्म, जाति, और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है, यानी लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती है। ओके, अब हम बात करते हैं ईस्टर्न, जहाँ आगत और निर्गत दोनों को बराबर महत्व देता है, वहाँ पर आमंड आगत को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। ईस्टर्न संरचना पर बल देता है, जबकि आमंड प्रकार्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। जहाँ ईस्टर्न जो है वो निवेश में मांग और समर्थन शामिल करता है, हमने पढ़ा था कि ईस्टर्न निवेश में मांग और समर्थन को शामिल करता है, वहीं पर आमंड निवेश में मांग और समर्थन के साथ साथ पर्यावरण को क्या नाम देता है, ये संस्कृति, तो संस्कृति, फीडबैक यानी संचार को भी शामिल करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, मतलब ईस्टर्न तो क्या करता है, निवेश में मांग और समर्थन शामिल करता है, और यहाँ पर आमंड व पावेल क्या करते हैं, निवेश में मांग और समर्थन तो है, उसके साथ पर्यावरण यानी संस्कृति नाम देते हैं पर्यावरण को, और फीडबैक यानी संचार, संप्रेषण, प्रतिसंभरण, प्रतिपुष्टि, जो भी हिंदी के वर्ड हैं वो भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, तो वो सब जो है इन सबको शामिल करता है, यानी पर्यावरण और फीडबैक संस्कृति और संचार को भी शामिल करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, आमंड और पावेल कहते हैं कि समान संरचनाएं समान कार्य करती हैं, एक संरचना एक से अधिक कार्य कर सकती है, और संरचनाएं बहुप्रकार्यात्मक भी होती हैं। ओके, ये लाइन हमें ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। समान संरचनाएं समान कार्य करती हैं, एक संरचना एक से अधिक कार्य कर सकती है, और संरचनाएं बहुप्रकार्यात्मक होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, आमंड और पावेल अपने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत में आगत के जो है 4 कार्य बताते हैं, और उससे जुड़ी जो संरचनाएं हैं उनका भी उल्लेख करते हैं। क्या करते हैं आमंड और पावेल, एक तो आगत के 4 कार्य बताते हैं और उनसे जुड़ी जो संरचनाएं हैं उनका भी उल्लेख करते हैं। तो 4 कार्य आगत के कौन कौन से बताते हैं, एक तो राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण और संचार। राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती में क्या है, पर्यावरण, शिक्षण और धार्मिक संस्थाएं, ये आ जाएंगे राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती में। उसके बाद हित स्पष्टीकरण में दबाव समूह है, हित समूहीकरण में राजनीतिक दल, और संचार में मीडिया। संचार में क्या आएगी, मीडिया, हित समूहीकरण में राजनीतिक दल, हित स्पष्टीकरण में दबाव समूह, और राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती में परिवार, शिक्षण व धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो आएंगी। उसके बाद ये हमें ध्यान रखना है, तो हित स्पष्टीकरण में दबाव समूह आएंगे, और हित समूहीकरण में राजनीतिक दल आएगा, और संचार जो है वो मीडिया, और उसके बाद राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती जो है परिवार, शिक्षण और धार्मिक संस्थाएं आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हैं ये चारों हैं, कौन कौन से, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती पहला, यानी कि जब कोई भी वयस्क नागरिक बनता है, यानी कि 18 साल के बाद जब उसका मतदाता मतलब वोटर कार्ड बनता है, तो मतदाता बनना यानी कि वोटर कार्ड बनना, एक मतलब अपना वोट डालना मतदाता के रूप में, तो वो क्या है भर्ती, ठीक है। और राजनीतिक समाजीकरण क्या है, जैसे राजनीतिक जो संस्कृति है उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरण है, यानी सीखने के माध्यम से जो हस्तांतरण है उसको क्या कहते हैं, राजनीतिक समाजीकरण। तो ये क्या है, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती। तो राजनीतिक समाजीकरण किसको कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरण है, जो सीखने के माध्यम से जो हस्तांतरण है वो राजनीतिक समाजीकरण है। और भर्ती मतदाता बनना, ठीक है, यानी वोटर कार्ड बनना, तो वो क्या है भर्ती। नेक्स्ट है हित स्पष्टीकरण, तो इसमें दबाव समूह। आमंड पावेल क्या करते हैं, 4 प्रकार के दबाव समूह बताते हैं, कौन कौन से, एक तो संस्थागत दबाव समूह, दूसरा समुदायात्मक दबाव समूह, तीसरा है असमुदायात्मक दबाव समूह, और 4th है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। कौन कौन से दबाव समूह बताते हैं, संस्थागत दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह और प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। तो ये हमें ध्यान रखना है। हित स्पष्टीकरण में दबाव समूह के 4 प्रकार बताते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं आमंड और पावेल जो हैं इनके साथ एक थे स्ट्रोम व डाल्टन। आमंड और पावेल और स्टोन और डाल्टन के साथ मिलकर दबाव समूह के बारे में एक नया नाम देते हैं, और वो नाम क्या देते हैं, संरक्षक ग्राहक जाल। तो ये हमें ध्यान रखना है, और ये सिद्धांत देते हैं, कहते हैं कि दबाव समूह जो है
वो सरकार का समर्थन कर बदले में प्रतिफल या लाभ प्राप्त करते हैं। क्या कहते हैं आमंड पावेल, स्टोम और डाल्टन? ये कहते हैं कि ये संरक्षक ग्राहक जाल है। दबाव समूह जो है क्या है? संरक्षक ग्राहक जाल। ये नाम हमें ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं कि दबाव समूह सरकार का समर्थन कर बदले में क्या लेते हैं? लाभ लेते हैं, यानी प्रतिफल लेते हैं। ठीक है, उसका आउटपुट लेते हैं। तो संरक्षक ग्राहक जाल सिद्धांत जो है वो इनकी बुक थी। तो जो संरक्षक ग्राहक जाल सिद्धांत है वो आमंड पावेल और स्टोम और डाल्टन कौन सी बुक में देते हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे 2004 में। कौन सी बुक का नाम फिर से ध्यान में रखना है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे 2004। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हित समूहीकरण, यानी इंटरेस्ट एग्रूशन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो हित समूहीकरण है ये मतलब हितों को जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? राजनीतिक दल। इसमें क्या है? हितों को जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? राजनीतिक दल हित समूहीकरण में। और फोर्थ पॉइंट है इसका संचार और मीडिया। संचार को हम जो है मीडिया भी बोलते हैं, संचार भी बोलते हैं। तो संचार में क्या है? मीडिया। ओके, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अभी हम लोगों ने देखा कि आगत के आमंड और पावेल 4 प्रकार के कार्य बताता है। कौन कौन से कार्य बताते हैं? तो आमंड और पावेल आगत के कौन कौन से कार्य बताते हैं? ये बताते हैं, एक तो राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण और संचार। तो हित जो राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती है इसमें तो जैसे राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरण है, यानी सीखने की प्रक्रिया के द्वारा जो भी हस्तांतरण होता है वो राजनीतिक समाजीकरण होता है। दूसरा भर्ती, भर्ती यानी मतदाता बनना, यानी वोटर कार्ड बनना, मतदाता के रूप में एक अपनी पहचान, तो वो हो गई भर्ती। सेकंड है हित स्पष्टीकरण। इसमें दबाव समूह 4 प्रकार के दबाव समूह बताए, संस्थागत, असमुदायात्मक, समुदायात्मक और प्रदर्शनात्मक। उसके बाद आमंड और पावेल ने जो है स्टोम और डाल्टन के साथ मिलकर दबाव समूह के बारे में जो नाम दिया वो नाम था संरक्षक ग्राहक जाल। तो उसके बाद कौन सी बुक में दिया? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे 2004 में दिया। और थर्ड पॉइंट है हित समूहीकरण। तो हित समूहीकरण जो है वो हितों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और फोर्थ है संचार, मीडिया। तो इस प्रकार से आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण निवेश का प्रमुख भाग नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है, राजनीतिक समाजीकरण निवेश का प्रमुख भाग नहीं है, परंतु निवेश की गति को तीव्र करते हैं। भाग तो है, नो डाउट, ये हमें ध्यान रखना है कि राजनीतिक समाजीकरण का भाग तो है लेकिन प्रमुख भाग नहीं है। ठीक है, और निवेश की गति को ये तीव्र करते हैं, परंतु निवेश की गति को क्या करते हैं? तीव्र करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, और अब हम बात करते हैं निर्गत से जुड़ी 3 प्रकार या उनकी संरचनाएं। तो मैं जैसा देख पा रही हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग आज सिर्फ इतना ही जानेंगे कि आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। उसमें हम लोगों ने देख लिया एक तो मतलब है क्या, और डेविड ईस्टन के साथ उन दोनों में अंतर हम लोगों ने डिस्कस किया है। और फिर जो बुक है आमंड और पावेल की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966 में इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत अपना दिया है, यानी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है। और फिर आमंड और पावेल की ईस्टन से तुलना हम लोगों ने डिस्कस की है। फिर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण हम लोगों ने देखा है। और उसके बाद जो आमंड और वर्बा ने संस्कृति की जो 4 जो राजनीतिक व्यवस्थाएं बताई हैं वो देखी हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा आमंड और पावेल का संरचनात्मक विभेदीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं के 3 प्रकार हम लोगों ने डिस्कस किए। और उसके बाद हम लोगों ने जो है ईस्टन के साथ अंतर देखते हुए जो आगत के आमंड और पावेल ने 4 प्रकार की जो ये कार्य बताए हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि आगत के 4 कार्य बताए हैं, तो वो देख लिए, उनसे जुड़ी संरचनाएं भी देखी हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो है वो आमंड पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है उसको पूरा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।